हेलो स्टूडेंट, आज हम उषा प्रियंवदा द्वारा रचित वापसी कहानी की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। तो आपके कुछ प्रश्न इस तरह से बनते हैं। श्रीमती उषा प्रियंवदा की कहानी कला पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए उनकी कहानी वापसी की कहानी कला के तथ्यों के आधार पर समीक्षा कीजिए, अथवा वापसी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या क्वेश्चन कुछ घुमा के इस तरह भी आ सकता है कि वापसी कहानी एक रिटायर व्यक्ति की व्यवस्था, उदासी और अकेलेपन का यथार्थ चित्रण है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन हैं, उनके आंसर एक ही हैं, बस लिखने में हमें थोड़ा बहुत अंतर करना पड़ेगा और कहानी का जो आंसर होगा वो एक ही होगा कि वापसी कहानी की जो समीक्षा है उसके आधार पर हम इन क्वेश्चनों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उषा प्रियंवदा। कुछ शब्दों में हम उषा प्रियंवदा की कहानी कला के बारे में बताएंगे। तो नए कहानीकारों में उषा प्रियंवदा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी कहानी तकनीकी और आकर्षण दोनों दृष्टियों से नई है। नई कहानी के नाम पर कुछ कहानीकार या तो घोर आंचलिकता के पक्षपाती हो गए हैं या अति यथार्थ का चित्रण करने लगे हैं, लेकिन श्रीमती उषा जी की कहानियां इन दोनों ही दोषों से मुक्त हो चुकी हैं। आप विषय वस्तु का प्रतिपादन सरल भाषा में करने में सिद्धहस्त हैं, यहाँ तक कि जीवन की कुरूपता और असंगतियों का चित्रण भी आपने अपनी कहानियों में बड़ी सरलता और स्पष्टता से किया है। उनकी कहानियों में यथार्थ का चित्रण भी होता है, किंतु यह यथार्थ नहीं देता और अश्लीलता का भी स्पर्श नहीं करता है, अपितु वह सुधारवादी होते हुए नई दिशा प्रदान करता है। मतलब उसमें ये दिखाया है इनकी कहानियों में कि वो यथार्थ तो होता है, उसमें अश्लीलता भी नहीं है, लेकिन क्या है, यथार्थ के साथ साथ वो क्या है, एक तरह से सुधारवादी दृष्टिकोण की ओर जाती है उनकी कहानियां अधिकतर। आपकी कहानियों में हमें बनावटीपन देखने को नहीं मिलता है। बनावट से दूर पाठक को अपनी जिंदगी, अपने दुख सुख की मर्म व्यथा का चित्रण भी उनकी कहानियों में हम देखने को मिलता है। जब भी हम कोई कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो कहानी या उपन्यास होते क्या है, हमारे व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वह वहीं से लिया जाता है। साहित्य वैसे भी समाज का दर्पण होता है, तो कहानियों में या उपन्यासों में हम जो भी चरित्र या पात्र देखते हैं या वातावरण देखते हैं वो हमारे आसपास के जीवन में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, चाहे वो हम हों या हमारे आसपास के लोगों हों। किसी की भी परिस्थितियां हम लेखक अपनी कहानियों के माध्यम से उकेरता है। आधुनिक समाज की अपनी समस्याओं, कुरूपताओं, विदुपताओं, असंगतियों, आर्थिक समस्याओं और उनके परिणाम स्वरूप जीवन में उपज रही कुंठा व घुटन का चित्रण करने में उषा जी केवल सिद्धहस्त ही नहीं है, अपितु प्रतिनिधि कहानीकार कहलाने की योग्यता रखती हैं। जीवन या रहस्य की यथार्थ का संचयन रूप से उद्घाटन करना उनकी प्रमुख विशेषता है। उषा जी की आधुनिक युग की प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में हम वर्तमान पारिवारिक व्यवस्था में जिन विसंगतियों ने जन्म लिया है और वे किस प्रकार परिवार की टूटन, उसकी दरारों को अधिक गहराई से और चौड़ा करने का कारण बनी है और बनती जा रही हैं, इन सब का चित्रण हम उनकी कहानियों में सहजता से हमें देखने को मिलता है। वह इनकी अभिव्यंजना शक्ति का पूर्णतः परिचायक है। मतलब जब हम उषा प्रियंवदा जी की कहानियां पढ़ते हैं तो आधुनिक समय में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि परिवारों का विघटन हो रहा है, किस तरह से लोग अपनों से दूर जाते चले जा रहे हैं, एक दूसरे की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं करते, व्यक्ति जो होता है पैसे कमाने की मशीन बन गया है, उसका अपने बीवी बच्चों पति पत्नी से भावात्मक रिश्ता न होते हुए ऐसा देखने को कभी कभी लगता है कि जैसे सिर्फ एक पैसे के रूप में है, ये हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं इसलिए हम इनको पिता बोलते हैं, या ये हमारे बच्चे हैं, ये हमें बुढ़ापे में सहारा देंगे। तो इस तरह के भाव हम अधिकतर इनकी कहानियों में देखते हैं, जो वास्तव में
आज के युग में चरितार्थ होता है। तो वापसी कहानी जो है वो भी उनकी इसी प्रकार की कहानी है। वापसी कहानी में लेखिका ने मानव जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। कहानी में हम पारिवारिक जीवन की परिवर्तित व्यवस्था एवं प्रेम संबंधों के बदलते स्वरूप को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। यह कहानी संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है। इसमें एक व्यक्ति के रिटायर होकर घर लौटने और पुनः घर छोड़कर नई नौकरी की तलाश में जाने की जो मार्मिक व्यथा है उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने बहुत खूब की है। नई कहानी के इतिहास में यह इसलिए भी महत्वपूर्ण कहानी है कि इसे केंद्र बनाकर नई कहानी संबंधी कुछ मूल्य और प्रतिमानों पर चर्चा भी हुई है तथा पुराने व नए युग बोध और जीवन दृष्टि पर विचार भी हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उनकी वापसी कहानी है वह नई कहानी का प्रतिनिधित्व करती है। तो कहानी कला के तत्वों के आधार पर हम अब वापसी कहानी की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कथानक या कथावस्तु। कथानक या कथावस्तु क्या होती है, उस कहानी में कहानी का मुख्य बिंदु क्या है या कहानी किस आधार पर ली गई है उसको हम संक्षेप में बताएंगे। तो वापसी कहानी मध्यवर्गीय परिवार में रहने वाले एक रिटायर वृद्धजन गजाधर बाबू की व्यवस्था, उदासी और अकेलेपन की मर्मभेदी कहानी प्रस्तुत करती है। इसमें परिवार की दो पीढ़ियों के आंतरिक वैषम्य, मतलब पीढ़ी का जो गैप होता है, जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं, उनको बड़ी सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया गया है कि जो दो पीढ़ियां होती हैं उनका जो जनरेशन गैप है, उनके विचार हैं, किस तरह से इस चीज को उन्होंने बड़ी बारीकी से अभिव्यक्त किया है। गजाधर बाबू रेलवे के रिटायर कर्मचारी हैं। लंबे समय से परिवार से अलग रहने के बाद वे अपने परिवार में हिल मिलकर रहना चाहते हैं, अतः वे स्वाभाविक रूप से अति प्रसन्न भी हैं। परंतु परिवार में ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि उनकी उपस्थिति सभी को बुरी लगने लगती है। जो उनका बड़ा बेटा नरेंद्र है घर छोड़कर अलग रहने की योजना बनाने लगता है। जो छोटी बेटी बसंती है उसने भी अपने पिताजी से बोलना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि पत्नी भी पहले से ज्यादा घर के कामों में व्यस्त रहने लगी है। मतलब जो उनकी वाइफ है, गजाधर बाबू की पत्नी है, जो उनको पहले उनकी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखती थी और उनकी बातों को समझती थी, अब वो भी धीरे धीरे अपने पति की ओर ध्यान न देकर घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई हैं कि उन्हें यही पता नहीं है कि हमारा पति जो है वो हमसे चाहता क्या है। वो सिर्फ दो शब्द सहानुभूति के प्रेम से बोलना चाहता है, लेकिन उनको इन चीजों का समय ही नहीं है कि वो उनके पास बैठ सके। उनकी उपस्थिति सबको असंगत लगने लगती है। अतः वे भरे पूरे परिवार में भी अकेलापन से की व्यथा से करा उठते हैं। परिणाम क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि उनके परिवार में उनके साथ कोई दो शब्द बोलने वाला नहीं है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि मेरी यहाँ जो उपस्थिति है वो बेकार है। और वह अपने एक मित्र रामजी लाल सेठ, जहाँ वो नौकरी करते थे, रेलवे में नौकरी करते थे, वहीं रामजी लाल सेठ रहते थे, जिनका चीनी मिल का बिजनेस है, वहाँ नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरह से उनके पत्नी, बेटे, बहू बड़े खुशी होते हैं और खुशी खुशी गजाधर बाबू का सामान पैक करके वो उनको छोड़ने के लिए भेजते हैं। और फिर जब उनके जाते ही परिवार में वही हंसी खुशी का माहौल और हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका पात्र तथा चरित्र चित्रण। कहानी में किस तरह से पात्रों को गढ़ा गया है, उनका चरित्र चित्रण किस तरह से किया गया है, ये सारी बातें हम इसमें लिखते हैं। तो कहानी में लगभग आधा दर्जन पात्र हैं। प्रधान चरित्र गजाधर बाबू का है। गणेशी, बसंती, पुत्र वधू, अमर और पत्नी आदि गौण पात्र हैं। गजाधर बाबू के चारित्रिक विकास के लिए ही इनका प्रयोग किया गया है। वे व्यक्तिक रूप से अव्यवस्थित होते हुए भी सहानुभूति की मांग नहीं करते हैं। इस प्रकार परिस्थिति जन्य निष्क्रियता से पलायन करके वे कर्मठता के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। बाबूजी का जो चरित्र एक बालक के समान स्वच्छ हृदय वाला चरित्र है। वे एकदम आत्माभिमानी
कर्मठ व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रकार से परिवार में अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते और यही कारण है कि वे अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर वापस नौकरी पर चले जाते हैं। अन्य सभी पात्रों का चारित्रिक विकास भी मानसिक भावनाओं के आधार पर हुआ है, जैसे चाहे उनकी पत्नी हो या बसंती हो, सबका कहानी में अपना अपना अलग स्थान है और सबका जो विकास है, सारे पात्र ऐसे लगते हैं कि वो सजीव पात्र हैं और हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं किसी रूप में वो मौजूद हैं। अब आपका आता है कहानी में संवाद योजना। संवाद कहानी में किस तरह से डायलॉग लिखे गए हैं। कहानी जो एक अच्छी कहानी होती है उसमें संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद कहानी की नाटकीयता एवं सजीवता में वृद्धि करते हैं। वस्तुतः कहानी के संवादों की भाषा सरल, सहज व स्वाभाविकता से भरपूर है तथा कथानक को गति भी प्रदान करती है। कहानी में हम देखते हैं प्राय जितने भी संवाद हैं वह संक्षिप्त हैं, स्वाभाविक हैं तथा पात्रों के अनुकूल, मतलब जो भी पात्र हैं उसमें वो उनके अनुकूल हमें संवाद योजना दिखाई देती है। तर्क व विचार विमर्श में भी लंबे संवादों का प्रयोग नहीं किया गया है। पात्रों के जो संवाद है उसमें स्वाभाविकता है। ऐसा लगता है कि वो पात्र जो संवाद है वो कथानक को गति प्रदान करते हैं, मतलब कथा को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों की मन स्थिति का भी परिचय देने में ये संवाद विशेष रूप से सहायक हुए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जब नरेंद्र वो गजाधर बाबू कहते हैं कि आज बसंती खाना बनाएगी, तो वहां पे बसंती जब खाना बनाती है तो ये डायलॉग होता है, नरेंद्र ने थाली सरकाकर कहा, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है, तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था। नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। तो जब हम ये डायलॉग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हमारे सामने सारे जो पात्र हैं, खाने का जो दृश्य है वो एकदम जीवंत हो जाता है। अब आता है वातावरण। जो कहानी का वातावरण है उसके माध्यम से हमें उस कहानी के समय तथा परिस्थिति के बारे में ज्ञात होता है। तो वापसी कहानी जो है वह मध्य वर्ग से संबंधित कहानी है। उसमें मध्य वर्ग के वातावरण का हमें चित्रण देखने को मिलता है। कहानी में मध्य वर्गीय परिवार का घरेलू वातावरण सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। इसमें दो पीढ़ियों के आंतरिक वैषम्य को बड़ी सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। गजाधर बाबू का पारिवारिक प्रेम या उनके परिवार के साथ रहने के स्वप्न भंग के वातावरण को लेखिका ने वर्णन, विश्लेषण तथा गजाधर बाबू की जो मन स्थिति है को दिखाया है। गजाधर बाबू का घर में दखल देना, नौकर छुड़ाना, अंत में पुनः नौकरी कर लेना, बसंती का पिता से रूठना और पुत्र द्वारा पिता पर कटाक्ष करना, घर से अलग रहने की जो वातावरण है आदि क्रियाओं द्वारा स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त किया गया है। वातावरण चित्रण का एक उदाहरण हम देखने को मिलता है, जैसे लेटे हुए घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे, बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में गौरैयों का वार्तालाप। अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी जाएगी तो वहीं चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं है तो अपने घर में परदेशियों की तरह पड़े रहेंगे। तो ये जो वातावरण का जो चित्रण है, ये वातावरण के साथ साथ गजाधर बाबू की जो मानसिक स्थिति है उसका भी पूर्णतः चित्रण करता है। अब आता है आपका भाषा शैली कि कहानी में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा, वापसी कहानी की जो भाषा है वो इसके कथ्य और चरित्र के अनुकूल ही गढ़ी गई है। कहानी की भाषा दैनिक प्रयोग में आने वाली सरल भाषा है। इसमें यथार्थ को पूर्ण कठोरता और ठोस रूप में व्यक्त करने की कला हम देखते हैं
कि उन्होंने उषा प्रेमवदा जी ने किस तरह से अपनी शैली का प्रयोग किया है। भाषा की सरलता, यथार्थ व व्यंजकता इस कहानी में हमें स्पष्ट रूप से झलकती है। सहजता के लिए घरेलू शब्द जैसे बिटिया, घरवाली, बिछो, खिचखिच, शऊर, चिटपिटा आदि जो देशी शब्द हैं उनका उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। कहीं कहीं हमें उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जैसे खातिर, जरूरत, मलाल, लापरवाही, खुशामद आदि। अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जैसे कुशन, क्वार्टर, ड्यूटी, फिल्म, पैसेंजर, लेट, सेट और कॉलेज। छुट्टी पाना, अखबार लेते रहना, हौसला न करना, सहारा देना, बोझ ढोते रहना, घर में घुसे रहना आदि मुहावरों का भी प्रयोग उषा प्रियंवदा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अत्यंत संतुलित और अनुशासित शैली में कहानी का विकास हुआ है। इस प्रकार शैली प्रभावपूर्ण और आकर्षक है। उसमें संप्रेषणीयता एवं हमें गति भी देखने को मिलती है। कहानी के मूल भाव स्वरूप घर में गजादर बाबू की स्थिति को व्यक्त करने वाली भाषा का एक उदाहरण हम दिखा सकते हैं। जैसे किसी भी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक उदासीनता में डूब गई। इस तरह से हम भाषा शैली का देखते हैं। अब आता है कहानी का उद्देश्य कि वापसी कहानी में क्या उद्देश्य को दिखाया है। उद्देश्य की दृष्टि से लेखिका ने स्पष्ट किया है कि बूढ़े लोगों के प्रति आज के पारिवारिक परिवेश में केवल धन पाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा है। लेखिका ने कहानी के माध्यम से परिवारों में फैलती टूटन, स्वार्थता, झड़पों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। दो पीढ़ियों की आंतरिक वैषम्य को बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत करने में लेखिका सफल हुई हैं। एक ओर वृद्ध गजादर बाबू हैं जो आराम चाहते हैं, मर्यादा, कम खर्चीली एवं मितव्ययिता चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर युवा पीढ़ी है, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और लड़की जो आजादी, मौज मस्ती, खर्च की पूरी सुविधा चाहते हैं। वे अपना भला चाहते हैं और अपने किसी भी काम में वृद्ध पिता या पति की दखलंदाजी सहन नहीं कर पाते। उन सभी को न पिता की आवश्यकता है और न पति की, केवल पैसा ही उनके लिए सब कुछ था। यही कारण है कि गजादर बाबू रिटायर होने के बाद भी रामजी लाल सेठ की चीनी मिल में अपना शेष जीवन खपाने के लिए वापस जाना पड़ता है। यही वापसी कहानी का मूल उद्देश्य है। मतलब कहानी का मूल उद्देश्य ये बताया है कि आजकल किस प्रकार से जो जनरेशन गैप हो रहा है वो एक दूसरे पे चाहे पुरानी पीढ़ी हो या नई पीढ़ी हो, उन सब में एडजस्टमेंट की कमी है और लोग धीरे धीरे अपने पारिवारिक वातावरण, परिवार में जो आपसी प्रेम है उससे दूर होते चले जा रहे हैं। सब लोग पैसे की मीत होते चले जा रहे हैं और पैसा ही और अपने जीवन की फिजूल खर्ची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब पैसे कमाने की मशीन बनते चले जा रहे हैं। परिवार का धीरे धीरे विघटन की ओर बढ़ रहा है। अब आता है कि कहानी की जो वापसी कहानी है उसके जो शीर्षकता है, मतलब कहानी का जो शीर्षक वापसी क्यों रखा गया है, उसमें क्या सार्थकता है। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि कहानी का शीर्षक संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली होना चाहिए। वस्तुतः कहानी का मूल भाव जब संक्षिप्त होते होते एक शब्द या शब्द समूह में परिवर्तित हो जाए तो वही उसकी सार्थक शीर्षक होता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक कहानी की प्रमुख घटना पर आधारित एवं कथा की मूल संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने में सफल है। गजादर बाबू 35 वर्ष पश्चात रेलवे में नौकरी करके रिटायर होते हैं और जब वह अपने रिटायर होकर जब अपने घर आते हैं तो उन्हें अपने परिवार में वो चीज नहीं मिलती है, वो प्रेम, वो अपनापन नहीं मिलता है जिसको वो खोज रहे थे। अपनी नौकरी में अधिकतर उन्हें अपने परिवार से अलग रहना पड़ा। वह स्नेही व्यक्ति थे। जिस समय रिटायर होते हैं तो उन्हें एक
परिचित संसार को छोड़ने का दुख तो होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है तो उस चीज का बहुत दुख होता है कि हमारा स्टाफ, हमारी जगह, जो हमारा पद है वो चला जाएगा। लेकिन किंतु उन्हें क्या था, अपने परिवार के साथ रहने की प्रसन्नता उससे भी ज्यादा थी कि इतने वर्षों तक हम घर से बाहर रहे हैं, अब हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, उसकी प्रसन्नता उन्हें बहुत थी। लेकिन जब वो अपने घर में आके व्यर्थता का अनुभव करते हैं, जैसे किसी मेहमान के लिए अस्थायी चारपाई का प्रबंध कर दिया जाता है, वैसे ही उनके लिए बैठक में पतली सी चारपाई डाल दी जाती है। वे अपनी पत्नी से भी बातचीत में सहानुभूति का अभाव पाते हैं और अनुभव करते हैं कि उनकी लड़की, पुत्र वधू को किसी भी बात में उनका हस्तक्षेप करना सहन नहीं है। मतलब गजाधर बाबू अगर किसी बात में, घर के किसी भी मैटर में बोलते हैं तो उनके बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि बच्चों की बात छोड़ो, उनकी पत्नी को भी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी लगने लगी जैसी बैठक में उनकी चारपाई पड़ी थी। मतलब वो उनकी उपस्थिति निर्जीव हो गई। चारपाई क्या निर्जीव वस्तु होती है, पड़ी है तो पड़ी है। ऐसे ही गजाधर बाबू की स्थिति थी कि वो रह रहे हैं, निर्जीव हैं, उनमें कोई जान नहीं है, ऐसे ही है, चारपाई की तरह पड़े हुए हैं। उन्होंने अनुभव किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए धनोपार्जन का साधन मात्र हैं। इन सब बातों से दुखी होकर वो अन्यत्र नौकरी के लिए फिर प्रार्थना पत्र देते हैं तथा नियुक्ति पत्र मिल जाने पर वहां से चले जाते हैं। उनकी घर में वापसी, नौकरी पर लौटने की घटना ही इस कहानी का शीर्षक है। मतलब उनके जब रिटायर होते हैं वहां से, और रिटायर होने के बाद घर पे आने और फिर वापस नौकरी पर लौटने के बीच की जो घटना है वही इस कहानी का शीर्षक है, अर्थात वापसी। उनके जीवन की सारी कटुता, खिन्नता उनकी इस वापसी में समाहित हो जाती है। इस प्रकार जो कहानी है उसका शीर्षक सार्थक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी के जो समग्र उसमें भाव दिए हैं, गजाधर बाबू का पारिवारिक वातावरण में तनाव मुक्ति और पारिवारिक विघटन, वो अपने परिवार को जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि एक स्थिति ऐसी आती है, वो सोचते हैं कि हम घर के किसी भी मैटर में बात नहीं करेंगे, कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उनका ये भी दाब उल्टा पड़ता है और उनके परिवार वाले, उनके बच्चे, यहाँ तक कि उनकी बेटी पत्नी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वह क्या करते हैं, अपने पुराने मूल्यों में वापसी और नई दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि वहां पे गजाधर बाबू को ये लगता है कि यहाँ पे रहना उनका व्यर्थ है और व्यक्ति अपनी खुशी और प्रसन्नता की तलाश के लिए फिर वह रामजी लाल की चीनी मिल में काम करने लगते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष तक कह सकते हैं कि वापसी कहानी शिल्प की दृष्टि से पूर्णतः सफल और प्रभावोत्पक कहानी है। आशा है कि आपको कहानी समझ में आई होगी कि किस तरह से कहानी का हम कथावस्तु के आधार पर कहानी की व्याख्या करेंगे या उसकी समीक्षा करेंगे। जी धन्यवाद।